हेलो व्यूअर्स, मैं वफ़ाक़ार यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान के हवाले से। और आप देख रहे होंगे कि तस्वीर में अशरफ गनी साहब खड़े हैं प्रेसिडेंट ऑफ ईरान हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो मैंने ये पिक्चर क्यों लगाई हुई? इस पिक्चर की जगह जो है अब अफ़गान तालिबान ने ले ली। लेकिन क्योंकि उनकी अभी कोई इस तरह की मीटिंग नहीं हुई, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं कि शायद हो। और एक खबर ये भी आ रही है कि रशिया इज़ गोइंग टू रिकॉग्नाइज़ तालिबान। तो फिर ग़ालिबन इंडिया को भी कॉन्फिडेंस आएगा और बाकी दुनिया को भी। ख़ैर एनीवे वो एक अलग बहस है, उस पे भी बात करेंगे। लेकिन मसला ये है कि इससे पहले भी बिफोर द अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट, वहाँ पर भी उस वक़्त भी एक इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान का मौजूद था। और अब दोबारा से ऐसा लग रहा है कि आफ्टर 6 और 7 मंथ्स जो है, ये इन्फ्लुएंस दोबारा से आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जगह बना रहा है। डिटेल में बात करेंगे इस हवाले से, लेकिन तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की, और अफ़गानिस्तान के साथ दीवार लगती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के ताल्लुकात, मैं क्या कहूँगा कि अच्छे भी रहते हैं और ख़राब भी होते रहते हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे जो रिलेशंस हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ रहे। लेकिन पिछले अगर 5-7 सालों से हम देखें, जब अशरफ गनी साहब आए थे एज़ ए प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ये हमारे ताल्लुकात उनके साथ बिगड़े। बॉर्डर्स जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, वो बंद हो जाते थे। और ख़ैर काफ़ी एक मैं ये कहूँगा अफ़रा-तफ़री भी थी। उसके साथ-साथ अफ़गान तालिबान ने भी एक टफ़ टाइम दिया होता अमेरिकन फ़ोर्सेस और अफ़गान फ़ोर्सेस को। उसका इल्ज़ाम भी वो लगाते थे कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है और इसीलिए वो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। हालाँकि जब पाकिस्तान ने उन्होंने टेक ओवर किया और पाकिस्तान ये बड़े मतलब बगले बजाने लगा, तो अफ़गान तालिबान नाराज़ हो गए कि यार ये हमारी इतनी स्ट्रगल है 40-50 सालों की, और इसका क्रेडिट आप हमें देने की बजाय आप ले रहे हैं। तो उन्होंने भी इससे इनकार कर दिया कि भाई हम आपके बलबूते से नहीं जीते, बल्कि हम अपने ज़ोर बाज़ू से जीते हैं। ख़ैर बात सारी हो रही है इस वक़्त इन 3 ममालिक की और इसके साथ पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों सूरतों में अफ़गानिस्तान का जो इम्पैक्ट है वो आता है। वो हर तरीके से, सिक्योरिटी के हवाले से हो, फाइनेंशियली हो या कोई और चीज़ हो, तो वो हमें देखने को मिलता है। पिछले 1-2 महीनों में काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई। एक तो मतलब जिस तरीके से दुशांबे में मई के अंदर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। अजीत डोवल साहब और जो अ, बाकी सिक्योरिटी एडवाइज़र्स और फ़ॉरेन फ़ॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पे शरीक हुए, पाकिस्तान उसमें नहीं था। उसके बाद वहाँ का एक डेलीगेशन आता है, काबुल का विज़िट करता है, और इसके फ़ौरन बाद ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर जो है वो न्यू दिल्ली का दौरा करते हैं कुछ दिन पहले। अब सिचुएशन पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ जो हैं हमारे जो ईस्टर्न वेस्टर्न साइड पे हमारे हैं अफ़गानिस्तान, और हमारे साउथ में जो है वो ईरान है, और दोनों के साथ हमारा एक लंबा बॉर्डर है। और दूसरा ये है कि दोनों के ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ हैं और हमारे मसाइल हैं इंडिया के साथ। वैसे तो हमारे और भी लोगों के साथ हैं, क्योंकि ईरान के साथ भी हमारे कुछ ऑन ऑफ क्लैशेस चलते हैं। अफ़गानिस्तान की नाराज़गी का मैंने आपको शुरू में बता दिया कि क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ऐसे लग रहा है कि हिंदुस्तान जो कुछ अरसा खामोशी उन्होंने इख्तियार की थी, उनके डिप्लोमेट्स ने और सब लोगों ने अफ़गानिस्तान के हवाले से, अब ऐसा लगता है कि दोबारा उन्होंने अपनी जो मतलब मूव फॉरवर्ड है या फिर स्टेप्स जो हैं, वो आगे की तरफ लेने शुरू किए, और काफ़ी सारी तब्दीलियाँ हमें नज़र आई। इसके साथ-साथ मैंने आपको लास्ट भी जो अफ़गानिस्तान के हवाले से मेरी वीडियो थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली अफ़गानिस्तान के साथ, क्योंकि हिंदुस्तान के ताल्लुकात उस तरह नहीं थे जब तालिबान आए। लेकिन क्योंकि ईरान का मतलब एक राब्ता रहता है
कॉन्टैक्ट रहता है काबुल के साथ, तेहरान का, उसकी वजह से फिर हिंदुस्तान के लिए वो सारी चीज़ें मेरे ख़्याल में, मैं ये कहूँगा कि वो आसान हुई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है कि वेयर इज़ पाकिस्तान? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है एज़ अ जर्नलिस्ट, और इन रीजन को कवर करने के हवाले से ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि कहाँ पर हैं। एक तो ये है कि बिलावल साहब ने एक दौरा किया, अभी हमने देखा तेहरान का, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी फाइनेंस के ऊपर और जो बिज़नेस एंड ट्रेड के ऊपर, उन सारी चीज़ों के ऊपर बात होगी। एक ऐसा लगता है कि जब एक जिसे कहते हैं कि आपका एक टेलर मेड किस्म की चीज़ होती है। जाना है जी, दो तरफ़ा उमूर पर बातचीत हुई जी, दो तरफ़ा तिजारत पर बात हुई, यानी ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड के ऊपर, और बहुत सारे उमूर पर बात हुई, सिक्योरिटी के मसाइल डिस्कस किए गए। ये एक मतलब जब भी हमारे पास अ जब काम कर रहे थे, मतलब न्यूज़ चैनल के साथ, तो कोई खबर ऐसी आ जाती तो कहते जी, दो तरफ़ा उमूर पर बातचीत। यानी खबर ये होती थी जब मैं खबरें पढ़ा करता था। वो मतलब क्योंकि जो बनाने वाला होता था उसको भी बस इतना ही पता होता था कि जी मुलाकात हुई, डीजी या आर्मी चीफ की किसी के साथ, पाकिस्तान बाजवा साहब की किसी के साथ मुलाकात हुई, लेट्स सपोज़ जनरल ऑस्टिन के साथ उसकी मुलाकात हुई, एंथनी ब्लिंकन के साथ उसकी मुलाकात हुई। तो लाज़िमी बात है, आप डिटेल तो दे भी नहीं सकते वैसे। तो वो कहते जी, दो तरफ़ा उम्र खबर तो आपने देनी होती है। तो वो तस्वीरें लगा के जी बात हुई, या टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू। दो तरफ़ा उमूर पर बात, ठीक है? तो ये हमारे पास मतलब जब मैं पढ़ता था तो ये खबर हमारे पास होती थी। आगे जाके उसमें कोई ख़ास किस्म की डिटेल्स नहीं होती थी, लेकिन ये एक ऐसी खबर थी कि वो किसी के साथ भी बात होती थी, आपके पास खबर जब जिसके पास नहीं होती थी, तो वो ये तरीका कर लेता था। और ये मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ़ हमारे यहाँ होता था, जो भी चैनल्स को मैं टी न्यूज़ चैनल्स को देखता हूँ, तो वो इसी तरीके से एक सिस्टम होता है। तो इसी तरीके से फॉरेन ऑफिस का भी मुझे लगता है कि जब दौरा करते हैं जो भी फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, तो जब वो दौरा करते हैं तो उसके हवाले से बस जी ये हुई। हालाँकि बातें, मैं ये नहीं कहता कि ईरान के साथ हमारी कोई लेन-देन नहीं, आना-जाना नहीं, बहुत कुछ है। बहुत सारे लोग हमारे जाते हैं हर साल, बहुत सारी ज़ियारतों पे, बहुत सारी, और बलूचिस्तान में अगर हम देखें, बेशक स्मगल शुदा चीज़ें या वैसे ही बहुत सारी चीज़ें, इवन बिजली हमारे बलूचिस्तान के बहुत सारे जो कोस्टल बेल्ट है, वहाँ पर ईरान की बिजली आज भी इस्तेमाल हो रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई मतलब वो नहीं है, या कोई मतलब नाराज़गी है। लेकिन उस तरह की गर्मजोशी नहीं है जो 2 पड़ोसी ममालिक के अंदर, या जो दोनों 2 नेबर्स के बीच में होती है, और मतलब आप उससे फ़ायदा भी उठाते हैं, वो आपकी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, या आपकी स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठाते हैं। आप उनके यहाँ जो स्ट्रेंथ्स होते हैं, उसका आप फ़ायदा उठाते हैं। ये दोनों एक गिव एंड टेक है दुनिया का, वो चीज़ अभी तक नहीं है। और उसकी वजह बलूचिस्तान के हालात कह सकते हैं, या फिर ईरान में सम टाइम ऐसे अटैक्स हो जाते हैं, जिसका वो कहते हैं कि भई ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, तो आप अपने लोगों को कंट्रोल क्यों नहीं करते? ये भी एक काफ़ी ज़्यादा जो अभी तक मुझे समझ आई है चीज़ें, वो ये है। सेकेंडली फिर ईरान क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यूएस सैंक्शन के उसमें रहता है, ट्रैप में रहता है, तो उसके ऊपर भी उनकी नाराज़गी होती है कि यार मतलब आप दुनिया से महँगी चीज़ें लेते हैं, लेकिन हमसे सस्ती चीज़ नहीं लेते, और ये बिल्कुल एक सही बात है। लेकिन ईरान को शायद ये भी पता होगा कि यार हम पता नहीं कहाँ-कहाँ बंधे हुए हैं। सऊदी अरब के साथ, चाइना के साथ, आईएमएफ के साथ, यूएस के साथ, और पता नहीं कहाँ-कहाँ पर। तो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो मसाइल हैं, तो उसकी वजह से फिर एक इधर ईरान की तरफ जाओ तो सऊदीया नाराज़, सऊदीया की तरफ जाओ तो ईरान नाराज़। हालाँकि जब हम नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो भई सऊदी अरब के साथ ज़बरदस्त किस्म का ताल्लुक है उनका। ईरान के साथ जी पक्की यारी है उनकी, ठीक है? हर किस्म का आना-जाना, लेन-देन सब कुछ है। लेकिन मुसीबत ये है कि हम क्या करें, मतलब सऊदीया पैसे देता है तो फिर वो कहता है भई ये वाली चीज़ नहीं करनी, क्योंकि इंडिया की शायद ये वाली मजबूरियाँ नहीं हैं। फिर उनको ये मतलब इतना नहीं सोचना पड़ता, या फिर देखना नहीं पड़ता रियाद की तरफ, या वाशिंगटन की तरफ, या तेहरान की तरफ, या
मॉस्को की तरफ या बीजिंग की तरफ कि यार पता नहीं हमने क्या फ़ैसला करना है। अपना फ़ैसला उनको जब नज़र आता है कि यार हमें इसके अंदर फ़ायदा है, हम ये फ़ैसला कर लेते हैं। जिस तरह वो रशियन ऑयल के अंदर वो कह रहे हैं कि हमें काफ़ी पता नहीं बिलियन ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा है, वो उनके साथ कर रहे हैं, ठीक है। अमेरिका को पसंद नहीं है, अमेरिका कहता है ये पाबंदियाँ हैं सब जो भी है, कहता है भई ठीक है हमें अपना लोगों को रिलीफ़ देना है, ना कि आप लोगों को खुश रखना है, ठीक है। तो और ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त एक फ्री फ़ॉरेन पॉलिसी इसी तरीके से होती है। तो ख़ैर बात हम कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने विज़िट किया तेहरान का जो प्रेज़िडेंट ऑफ़ ईरान है उनसे भी उनकी मुलाकात हुई और वही ख़बर आई कि दो तरफ़ा उमूर पर बातचीत हुई, एनर्जी के हवाले से। सर एनर्जी के हवाले से एक सिंपल सी बात है, हम क्राइसिस में हैं, इस वक़्त जो मैं और आप बात कर रहे हैं, तो लाइट गई हुई है। ये जो लाइट आपको नज़र आ रही है, ये यूपीएस के ज़रिए घर चल रहा है, ठीक है? तो अब कहने का मतलब ये है कि एनर्जी की हमें ज़रूरत बाकी दुनिया को भी होगी, लेकिन इस वक़्त तो हम और तरीके से हमें ज़रूरत है। उसकी वजह एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस है, यूक्रेन-रशिया जंग है और हमारे जेब में जो है वो पैसे ना होने की वजह से हम तो कोई मतलब जगह ढूँढ रहे हैं कि यार कोई हमें करके दे दे, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली दीवार के साथ लगा हुआ ईरान और क्योंकि मेरा खुद ईरान तो नहीं जाना हुआ, लेकिन कुछ दोस्त वग़ैरह जो हैं वो बॉर्डर के आर-पार उनका आना-जाना होता है। तो वो कहते हैं कि यार वहाँ तक आपकी रेलवे लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी लाइन्स हैं, गैस पाइपलाइन है, मतलब ये जो क्रूड ऑयल के लिए ये सारा कुछ ये हमारे बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। हाँ, बस सिर्फ़ उसको हमने आगे लेके आना है, लेकिन कौन लेके आए भई? कैसे लेके आए? मतलब ये नहीं कि पाइप नहीं बिछ सकती, लेकिन भई अमेरिका से हम कैसे फिर जान छुड़ाएँगे? कैसे उनको कन्विंस करेंगे कि यार हमारी बड़ी मजबूरी है, बड़ी सख्ती आई हुई है हम लोगों की, आप लोग भी पैसे नहीं देते और फिर आप ईरान से भी हमें खरीदने नहीं देते। तो ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारे उनके ताल्लुकात मोस्ट ऑफ द टाइम खराब रहते हैं, अमेरिका की वजह से भी और सऊदी अरेबिया का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। अच्छा, अब अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान ने जो लोग तालिबान लोग समझते हैं कि जी वो मदरसों में पढ़े हैं, पहाड़ों में रहे हैं, सारी ज़िंदगी जंग लड़े हैं, ये बिल्कुल सही है। बट द थिंग इज़ कि उन लोगों को वो ऐसे नहीं है कि वो जी उनको कुछ समझ नहीं आती या उनको कुछ पता नहीं है। अगर कोई ये समझता है तो मेरे ख़्याल में वो अ, बहुत गलती पर है वो, जो भी है, जो भी ये समझता है कि यार उनको किसी चीज़ की समझ नहीं आती। उनके फॉरेन मिनिस्टर हों या उनके डिफेंस मिनिस्टर हो या उनके बाकी लोग हों, वो अच्छे ख़ासे हो सकता है उनको अंग्रेज़ी हालाँकि बहुत सारे लोगों को आती है, मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेज़ी कोई वो है, कोई सीढ़ी है कि आपको अगर आती है तो आप आगे जाएँगे, नहीं आती तो आप मतलब कहने का ये है कि लोगों को ये लगता है कि उन्होंने पगड़ियाँ बाँधी हुई हैं, बड़ी-बड़ी दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, वेस्ट कोटें पहनी हुई हैं, सफ़ेद कुर्ते पहने होते हैं, तो वो शायद उनको नहीं समझ आती, वो आती है उनको। उनकी हम पॉलिसीज़ से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं कुछ चीज़ों से, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कुछ समझ नहीं है। जब से वो लोग आए हैं उम, मतलब मैं ये नहीं कहता कि अफ़गानिस्तान पहले कोई बहुत हाई लेवल पे था, अब नीचे चला गया या पहले बहुत नीचे था, अब बहुत आगे चला गया। बट द थिंग इज़ कि वो लोग एक गुर आते हैं उनको, ठीक है? दुनिया के साथ मैं ये कहता हूँ कि डील करना भी आता है। तो ऐसे नहीं है कि वो ये नहीं देखते, वो पाकिस्तान को भी उनका पाकिस्तान के हवाले से भी पता है, उनको ईरान के हवाले से भी पता है, उनको हिंदुस्तान के हवाले से भी पता है, उनको रशिया के हवाले से, चाइना के हवाले से, यानी ये वो ममालिक हैं जो करीब वाक़या हैं, ठीक है? तो उनको ये सारी चीज़ें पता है, वो फिर उस हिसाब से वो भी अपने कार्ड्स खेलते हैं। वो ये नहीं है कि वो कोई पागल हैं कि भई मतलब इस्लामाबाद उनको जो कहेगा तो वो कहेगा सर हम तो हाज़िर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से उन्होंने ईरान के ज़रिए हिंदुस्तान के साथ एक मैं कहूँगा हाथ मिला लिया और बड़ी अच्छी बात है। मैं अच्छी बात क्यों कहता हूँ? लोग कहते हैं जी अब हालात ख़राब हो जाएँगे। मैंने कहा यार हालात तो जब अशरफ गनी की हुकूमत थी तब भी हमारे बॉर्डर पे ख़राब थे। अशरफ गनी चले गए, तालिबान आए उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गए। तो क्या करें? मतलब वो लोग अपना किसी मुल्क के साथ बातचीत ना करें या ये सारी चीज़ें ना करें। हमें अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए खुद काम करना पड़ेगा। एक मुश्किल टास्क है, आसान नहीं है, बट हमें करना पड़ेगा जैसे भी हो।
ہاں، ہمیں بھی کابل کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے اور یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے ہم کہیں جی وہ تو کوئی مطلب پاکستان پارٹ 2 ہے یا اسلام آباد پارٹ 2 ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ ایک الگ سے ملک ہے، کمزور ہے، جنگ زدہ ہے یا جو بھی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ ایک ملک ہے، ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، اپنی عوام ہے، اپنی حکومت ہے۔ طالبان کب تک رہتے ہیں؟ طالبان کے بعد کوئی اور آتا ہے، لیکن ملک تو ان کا ملک ہے جو وہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ یار بجائے اس کے کہ ہم ان کے اوپر تکیہ لگائے بیٹھیں، تو انہوں نے تھوڑا سا براڈ کیا اور اس کے ذریعے پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے سرکل کو بڑھایا اور یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ ایک دن ہم دیکھیں گے کہ کابل کے بارے میں اب بھی خیر وہاں پہ بہتر ہے، مطلب انفلیشن یا باقی چیزوں کے حوالے سے حالات بہتر ہے۔ الیکٹریسٹی کی بات کر لیں، پیٹرولیم پرائسز کی بات کر لیں یا باقی چیزوں کی، تو بہتر ہے کیونکہ انہوں نے اس طرح کے ٹیکسز اور وہ چیزیں نہیں لگائی ہوئی اور ریلیف ایک کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دے دیں۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بات کریں گے کہ یار مطلب کل کو کابل ایسا تھا اور مطلب مشکل میں تھے، یہ تھے، اور آج دیکھو کہ وہ لوگ کہاں پہ کھڑے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ طالبان ہی سارا کچھ کر لیں گے، لیکن جیسے بھی امن آگے جس کی بھی حکومت ہوگی آگے کی طرف ہو جائیں گے۔ لیکن ہم وہیں کے وہیں کیوں کھڑے ہیں؟ ہم اپنی پالیسیز نہیں چینج کرتے، ہر کسی کو ایک ہی چڑی سے ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ہی فارمولا آزمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اب ایران کا ایک اپنا مزاج ہے، افغانستان کا ایک اپنا مزاج ہے، عرب کنٹریز کا ایک اپنا مزاج ہے، چائنیز کا اپنا مزاج ہے، یو ایس کے مطلب گورنمنٹس کا یا پھر ان کے جو لابنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کا ایک اپنا مزاج ہے، ہندوستان کا ایک اپنا مزاج ہے۔ ہم کہتے ہیں یار سارے ایک اس پہ ہو، تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کو سوچنا پڑے گا، پاکستان کے فورن منسٹر ہوں یا باقی لوگ ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کو یہ چیز سوچنی پڑے گی کہ ایران کے ساتھ بے شک ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، یہ دنیا ہے، مطلب بہت ساری دنیا کے ممالک ایسے ہوں گے کہ پاکستان کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہوگا، ہندوستان کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہوگا، لیکن ہر ملک یہ دیکھتا ہے کہ ہمیں کس سے زیادہ فائدہ ہے، کون ہمارے لیے بہتر ہے۔ پاکستان بہتر ہوگا تو وہ ادھر دیکھیں گے، لیکن اگر ہم اسٹیٹسٹک دیکھ لیں تو اس میں ایران کی بات کریں، سوری، ہندوستان سے فائدہ دنیا کو ہو سکتا ہے، مارکیٹ ہو، انڈسٹری ہو، پھر ایجوکیشن ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اچھا پھر مطلب جس طریقے سے رشیا سے ہم نہیں لے سکتے تیل، ٹھیک ہے، مطلب وہ عمران خان والی اس کی بات نہیں کرتا کہ وہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، اگر وہ نہیں ہوا تھا اب تو کوئی اور بھی معاہدہ کر سکتے، تیل خریدنا ہے نا، لیکن ہم نہیں یہ کر سکتے، ہمارے پاس وہ جرت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم کیونکہ آئی ایم ایف کے سامنے ہم بندے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں ہندوستان کر رہا ہے، ہندوستان ابھی تک ایران سے تیل لیتا آ رہا ہے، چائنا ان سے لیتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ یار امریکہ ناراض ہو جائے گا یا سعودی عربیہ ناراض ہو جائے گا، ہمیں یہ فکر ہے اور اس کی وجہ پیسہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس اپنا نہیں ہے، ان سے ہم نے لینا ہے تو وہ پھر پیسے ویسے تو کوئی نہیں دیتا، ان کی کچھ اس کی کچھ کنڈیشن ہوتی ہے جو مارک اپ اور وہ چیزیں وہ تو ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی انفلوئنس بھی ہوتا ہے کہ بھائی وہ آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں آپ کی پالیسیز کو اور آپ کی ساری چیزوں کو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس وقت ایران، افغانستان اور نیو دہلی یعنی ہندوستان ایک پیج پر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن پاکستان اس پیج میں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ پاکستان کو سوچنا پڑے گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سارا کچھ نہیں کر سکے اور وہ لوگ کر گئے۔ افغانستان سے ہندوستان دور ہے، اس کے باوجود ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہماری دیوار لگتی ہے، 5 کراسنگ پوائنٹ یا 7 کراسنگ پوائنٹس اب اویلیبل ہیں، لیکن اس کے باوجود حالات ایسے نہیں ہیں۔ خیر اینی وے ایک نیوز اپڈیٹ تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، تو ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔